हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए आज मैं सेकंड सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें हम नेक्स्ट आगे 15 के बाद के प्रश्नों को बिल्कुल इजी और आसानी वे से करेंगे। जैसा लास्ट के सेशन में आप लोगों ने सभी प्रश्नों को बिल्कुल इजी वे में और आसानी वे से समझ आ जा, उसी तरह से नेक्स्ट आज के सेशन को बहुत इजी और आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। दूसरी बात, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर बेल आइकन के बटन को दबाएंगे, ताकि जो भी नई अपडेट है वो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच सके। ठीक है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चे, कि रिजल्ट गुरु आप सभी बच्चों के लिए पूरा का पूरा डिफेंस का एक बैच लेकर के आया हुआ, जिसका नाम है तेजस। और तेजस में 2 बजे से लेकर के कितने बजे, आफ्टरनून में 2 बजे से लेकर के, आपको पता है मॉर्निंग में जो होता है वो सीडीएस का बैच चलता है पूरा। मॉर्निंग में किसका, सीडीएस का बैच चलता है। और आफ्टरनून 2 बजे से लेकर के, आफ्टरनून में 2 पीएम से लेकर के 8 पीएम तक, कब तक, 8 पीएम तक आप लोगों की पूरी 2 पीएम से लेकर के 2 पीएम टू 8 पीएम तक आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास चलती है, जिसमें मैं आपके साथ 3 पीएम पर केमिस्ट्री के लिए जुड़ता हूं और 6 पीएम पर आपके साथ फिजिक्स के लिए जुड़ता हूं। ठीक है। तो आप सभी बच्चे सभी क्लास जरूर अटेंड करें। चलिए, तो आज के सेशन को बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। 16 क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही एक ऋण आवेश कांच के छड़ के लिए। तो कह रहा है कि ये कोई कांच का छड़ है और इस कांच के छड़ के ऊपर यदि जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब हमें पता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन से, प्रोटॉन की संख्या से। तो प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो कम होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या से सदैव कम होगी, ये गलत है। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन का कभी भी आदान प्रदान नहीं होता, तो जहां पर न्यूट्रॉन है, ये तो गलत कर दिया हमने, जहां पर न्यूट्रॉन है वो पहले ही हटा दो, वो सारे ऑप्शन पहले नेग्लेक्ट कर दो, न्यूट्रॉन वाले सारे ऑप्शन को पहले ही नेग्लेक्ट कर दो। बाकी अब जो हमारे पास ऑप्शन बच गया वही हमारा राइट आंसर होगा। तो प्रोटॉन की संख्या उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या से सदैव कम होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल उचित आंसर है। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। क्षैतिज दिशा में स्थित एक गोली एक क्षैतिज तल पर विरामावस्था में रखे हुए खंड से टकराने पर उसमें अंतः स्थापित हो जाती है, और आपको बताना है और वह दोनों एक साथ एक समान वेग से गतिमान होते हैं, तो उस पर निम्नलिखित संचरण नियमों में से कौन सा संचरण। कहता है कि मान लो कि ये कोई गोली है, क्या ये कोई एक गोली है जो किसी वेलोसिटी के साथ आगे की ओर मूव कर रही है, और सामने ये हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, वुड ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक है, जिससे टकराता है। जैसे इससे टकराता है तो अब इन दोनों की वेलोसिटी हो जाती है सेम। तो सबसे पहले ये दोनों के दोनों एक सीधी दिशा में जा रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा वो लीनियर का लगेगा। अब आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम सुना होगा। तो हम देखते हैं कि इस समय किस बॉडी के अंदर जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों जगह पर इसका सेम मोमेंटम होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो यहाँ पर कौन ये तो होगा नहीं, गतिज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर रैखिक संवेग होगा, लीनियर कंजर्वेशन, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही और उचित आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से देखना इसको। कहता है कि 24 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई बस 3 मीटर पर सेकंड की दर से मंद हो रही है। मंद होने का मतलब 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर की दर से मंद हो रही है। उसका एक्सीलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसका एक्सीलेशन दिया हुआ है -3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मंदन का मतलब कम, तो ये हम माइनस में लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई है, क्योंकि 24 से ही वो चलना प्रारंभ करता है, 24 मीटर पर सेकंड। और वो कहता है कि भैया जब ये रुक जाएगी, स्टॉप, तो स्टॉप होते समय इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तब हमें वो फार्मूला लगाना है जिस फार्मूले के अंदर टाइम ना हो, और हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो याद रखना डिस्टेंस। तो फार्मूला हमारा यूज होगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस में u कितना है 24, तो 24 का हो जाएगा स्क्वायर, इंटू में डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 इंटू में a कितना है, माइनस का हमारे पास कितना है, a इज द -3, a कितना है, माइनस का 3, a कितना है हमारे पास, माइनस का 3, यही ना, माइनस का 3। चलिए, अब यहां से हम इसको थोड़ा सा रिजोल्व करते हैं। तो रिजोल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ध्यान से देखना।
ये हो जाएगा -24 का, ठीक है, इंटू में 24, ये हो जाएगा क्या इसका माइनस, और नीचे आ गया हमारे पास 2 इंटू में -3 इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास दोस्तों, तो याद रखना ये हमारे पास उसके द्वारा तय की गई दूरी निकल रही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4, 24 हो जाएगा 96 मीटर, ये कितना आ गया 96 मीटर, मतलब इस दौरान गाड़ी 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल से आप लोगों को जो टेम्परेचर से थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड नजर आ रहा है। कहता है कि जल की दो समान मात्राएं दोनों एक ही उष्मारोधी प्याले में धीरे धीरे डालकर मिलाई जाती है। एक के भाग आरंभ में 90 डिग्री सेल्सियस, एक का भाग आरंभ में 90 डिग्री सेल्सियस तथा दूसरे का भाग आरंभ में 30 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि मिश्रण का अंतिम ताप 131 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टी का तापमान क्या होगा यह आपको बताना है। तो टी का तापमान क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअली में पहले सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, मतलब ये 131 डिग्री जो आपको नजर आ रहा है, इस 131 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 131 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होगा। तो हमें फार्मूला पता है C माइनस का 0 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पर हो जाएगा F माइनस का 32 डिवाइड बाई 9। तो रख दो भाई, C की जगह पे हम ले लेते हैं x माइनस का 0 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पर F की जगह पर यदि हम रखेंगे तो कितना रखेंगे 131 माइनस का 32 डिवाइड बाई कितना हो गया 9। अब 9 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू में 131 में से किसको मल्टीप्लाई करोगे 131 माइनस का 32, 131 माइनस का 32 तो कितना आ जाएगा भाई 131 माइनस का 32। तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 99 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5। तो ये हो गया हमारे पास, 9 से काटोगे तो इसको 11, तो 11 5 से कितना आ गया 55, कितना आ गया 55 डिग्री सेल्सियस। तो 131 फ़ारेनहाइट का मतलब 55 डिग्री सेल्सियस के वो हमारा बराबर है। अब यदि इसके बाद की हम बात करें, यदि हम इसके बाद की बात करें तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि कैलोरीमीटर के सिद्धांत पर हमें जब इसको फॉलो करेंगे तो उसका फार्मूला मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जब हम इसके फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा वो फार्मूला क्या होगा, तो याद रखना 90 में से 55 को माइनस कर दो इक्वल टू में 55 में से टी को माइनस कर दो। 55 में जो टी दिया हुआ है उस टी को माइनस कर दो। 90 में से 55 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और यहाँ पर हमारे पास है 55 और माइनस के कितना आ गया टी, तो माइनस का टी इधर उठा करके ले आओ और ये 55 माइनस का 35, 55 में से 35 माइनस करोगे तो 5 माइनस 5 0 और 5 माइनस 3 2, यानी हमारा टी जो हो गया अंतिम तापमान जो टी होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कहाँ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका वो बिल्कुल सही और बिल्कुल उचित आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है एक्स किरणों के संदर्भ में, एक्स की किरणों के लिए कौन सा सही है। ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक लंबी होती है। नहीं भाई, एक्स रे जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे मिनिमम सबसे कम होती है, ये याद रखना है। तो ये तो गलत हो गया। पीले सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक लंबी होती है, बिल्कुल गलत हो गया। तो रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में, अरे भाई इन सभी की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो ज्यादा होती है, बट जो एक्सरेज है उस एक्सरेज की तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होती है। और एक्सरेज की यदि हम बात करें तो एक्स की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो या तो हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं या फिर हम उसको एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। या तो नैनोमीटर का मतलब आपको पता है 10 की पावर -9 और एंगस्ट्रम का मतलब आपको पता है 10 की पावर -10। तो ये बहुत ही छोटी यूनिट है, तो एक्सरेज का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी जो है वो इसका बिल्कुल उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, आपको बताना इनमें से कौन सा एक सही है। अधिक द्वारक वाले दूरबीन के लिए, यदि किसी दूरबीन का द्वारक अधिक है तो यहां से यदि आपको एक फार्मूला पता होगा कि RP इज इक्वल टू D अपॉन में 1.22 यहाँ पर लेमड़ा, ये हम किसी भी दूरबीन के लिए द्वारक के बाद से कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात यदि मैं बोलूँ, अधिक विभेदन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, अधिक आवर्धन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, लेंस विपतन के लिए या उत्पादन में सुगमता के कारण प्रयोग में लाए जाते हैं। नहीं,
याद रखना इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अधिक से अधिक विभेदन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अधिक से अधिक विभेदन का मतलब उसको सुगम तरीके से विभेद करके दूर की चीजों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सी एक सामान्य श्रव्य ध्वनि से प्राध्वनि का भेद दिखलाती है? श्रव्य ध्वनि से प्राध्रव्य ध्वनि का वेग दिखलाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि श्रव्य ध्वनि से प्राश्रव्य ध्वनि प्राध्वनि की, तो आपको पता है कि श्रव्य ध्वनि क्या होती है? तो श्रव्य ध्वनि वो होती है जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और प्राध्वनि वो होती है जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा लक्षण? सबसे पहले तीक्ष्णता, दूसरा संचरण की चाल, उसके बाद आवृत्ति या उसके बाद गणना। तो बताएंगे जल्दी से क्या होता है, एक बार जल्दी बताइए भाई कि निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सी एक सामान्य श्रव्य ध्वनि से प्राध्वनि को भेदन करती है? तो भाई एक बात यदि मैं बताऊं कि इसको जो डिपेंड करेगा वो फ्रीक्वेंसी करेगा। कौन करेगा? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आपको पता है जब मैं श्रव्य सामान्य श्रव्य ध्वनि की बात करता हूं तो वो हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000। और जब मैं पराध्वनि की बात करता हूं तो ये मोर देन 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कौन कर रही है? इन दोनों को उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टिंग्विश कर रही है। एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और दूसरे की फ्रीक्वेंसी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। फिर नेक्स्ट एक सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर एक प्रयोगशाला में दोलन करते हुए एक सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है। केवल पृथ्वी के घूर्णन के लिए परिकलन करते हुए इस लोलक का भूमध्य रेखा पर एक प्रयोगशाला में दोलन करते हुए आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल क्या होगा जल्दी से बताओ भाई। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी जितनी ज्यादा टाइम पीरियड उतनी कम, ग्रेविटी जितनी कम टाइम पीरियड उतनी ज्यादा। अब आपको पता है कि इसने बोला कि उत्तरी ध्रुव पर इसने देखा है, और ये पूछ कहां पर आया? हमें भूमध्य पर पूछ रहा है। तो भूमध्य की ग्रेविटी जो होती है इसकी तुलना में कम होती है, और यदि ग्रेविटी कम होगी तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, यानी वो घड़ी सुस्त हो जाएगी, मतलब 4 से अधिक होगा। 4 सेकंड से कम, 4 सेकंड से अधिक होगा, 4 सेकंड से अधिक होगा। ये बात आपको याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है विद्युत बल रेखाओं के लिए? विद्युत बल रेखाएं सभी जगह विद्यमान होती है, विद्युत बल रेखाएं सभी जगह विद्यमान होती है। दूसरा, धन आवेश के निकट समीपय में विद्यमान होती है, ऋण आवेश के निकट सामीपय में विद्यमान होती है, या काल्पनिक होती है। तो याद रखना, विद्युत बल रेखाएं क्या काल्पनिक होती है? बिल्कुल नहीं। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया है, विद्युत बल रेखाएं जो होती है विद्युत क्षेत्र से में खींचा गया है। यह काल्पनिक निष्कोषण वक्र है जिस पर स्वतंत्र पृथक्करण एकंक धन आवेश चलता है, और स्थिर विद्युत रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को धन आवेश के निकट समीपे में विद्यमान होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। कौन सा? बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर हमारे सामने एक आ चुका है कि दो समान ध्रुव जो एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि वे एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो भाई सीधी सी बात, यहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू में m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये कहता है दो समान ध्रुव एक दूसरे को 16 मीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे के बल से आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। यदि वे एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां से हमने एक देखा कि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं F2 माइनस का F1, F2 माइनस का F1 इक्वल टू में R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2 का होल क्या करना है हमें? स्क्वायर। R2 कितना दिया हुआ है? तो R2 दिया हुआ है हमारे पास 16, और R1 कितना दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है 8। तो 16 अपॉन में 8, और इन दोनों का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं तो 8 2 जा 16,
यानी ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/1, 4/में कितना आ गया 1, सॉरी 4/1, इसका कहने का मतलब है 4, इसका कहने का मतलब कितना है 4। तो ये हमारे पास f इज इक्वल टू, यानी मैं कह सकता हूं f2 इज इक्वल टू 4f1 के बराबर आ गया, f2 इज इक्वल टू 4f1 के बराबर आ चुका है। और यहां पर एक छोटी सी बात यदि मैं बताऊं तो एक्सीलेशन जो है, जो 4 इंटू में f1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू में f1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा ये, तो याद रखना 4 इंटू में 0.005 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 न्यूटन। कहाँ है 0.02 न्यूटन, ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही और उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है जब समान विद्युत आवेश एक दूसरे की ओर तेजी से आते हैं और फिर प्रतिकर्षित होते हैं तो तड़ित उत्पन्न करते हैं। ये कह रहा है कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे की ओर तेजी से आते हैं, एक समान, और फिर प्रतिकर्षित होते हैं तो तड़ित उत्पन्न होता है। दूसरा, जब वायु में अवद्रव्यों से बादल टकराते हैं तो घर्षण इन अपद्रव्यों को जला देता है तो तड़ित उत्पन्न होता है, ये भी गलत। अंततः वायु द्वारा विकसित अतिरोध को जब भिन्न बादलों में 3 विपरीत आवेश खंडित करते हैं तो तड़ित उत्पन्न होती है। जब जलवाष्प बादलों से विद्युत उत्पन्न करता है तो तड़ित उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब जब समान विद्युत आवेश एक दूसरे की ओर तेजी से आते हैं और फिर प्रतिकर्षित होते हैं तो तड़ित चालक उत्पन्न होता है। अब आपको पता है कि दो चार्ज, सेम चार्ज, जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है। अब आपको पता है कि ये दोनों जब एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के बाद अब ये फिर इधर जाएगा और ये फिर इधर आएगा, तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होगा कि हीट जनरेट हो जाएगी, और उसी हीट के कारण से अब वो क्या होता है, एक तड़ित चालक के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक पिंड, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा पर चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख चाल v दूरी के विचरण को निरूपित करता है। तो चलिए बताइए जल्दी से फटाफट भाई इसका। एक्चुअली में इसका क्वेश्चन पूरा दिया नहीं है इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन का पूरा दिया नहीं गया है ऑप्शन में। मैं इसका थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश कर देता हूं, ठीक है, देखना है इसको समझ में। A body start from rest and moving along a straight line with uniform acceleration. With one of the following graphs represent the variation of the speed, velocity, speed and distance. Speed और distance के बीच में वेरिएशन कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो आपको यदि मैं बता दूं, यदि ये हमारा वेलोसिटी है, यदि ये हमारा वेलोसिटी है और यदि ये हमारा स्पीड है, तो आपको पता है कि ये v का मतलब है स्पीड और s का मतलब है डिस्टेंस। अब आपको पता है कि जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो जब भी बढ़ेगा। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आपको पता है कि जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका डिस्टेंस भी, गाड़ी की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका डिस्टेंस वैसे वैसे क्या, अच्छा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि जब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तब डिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, जब गाड़ी की स्पीड घटेगी तब डिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो याद रखना स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होगा। डिस्टेंस धीरे धीरे मतलब जहां पर आप पहुंच रहे हो उसका डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा। बट दूसरी मतलब स्पीड बढ़ाने से गाड़ी डिस्टेंस ज्यादा तय करती है और स्पीड घटाने से गाड़ी का डिस्टेंस जो होता है वो कम तय होता है, कम समय के लिए। तो टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम इसको देखें तो सीधी सी बात ये डायरेक्टली हो सकती है, और टाइम के साथ लगा करके देखें तो ये चेंज हो जाएगा। तो इनवर्सली का ग्राफ आप लोगों को पता है कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। डायरेक्टली का ग्राफ आप लोगों को कैसे पता होता है, ये इस तरीके से होता है। तो यदि डायरेक्टली है तो इस तरीके से होगा, इनवर्सली है तो इस तरीके से। क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया, इसलिए आप इसको देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि सेकंड के लोलक की लंबाई 24 बढ़ा दी जाए, ठीक है,
24 बढ़ा दी जाए तो यह प्रतिदिन कितने सेकंड धीमा हो जाएगा? तो यह प्रतिदिन कितने सेकंड धीमा हो जाएगा? एक बार बताइए जल्दी से, फटाफट जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। ये कह रहा है कि यदि किसी सेकंड के लोलक की लंबाई 2, यदि लोलक की लंबाई, ठीक है, यदि इसके लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, 24 बढ़ा दी जाए तो यह प्रतिदिन कितने सेकंड धीमा हो जाएगा? ठीक है, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। चलिए, तो यदि हम ध्यान से देखें यहां पर, यदि हम ध्यान से देखें तो क्या है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/g। अब ये कह रहा है कि यदि सेकंड के लोलक की लंबाई, सेकंड के लोलक की लंबाई, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ सेकंड इज इंक्रीज बाय 24, then by how many second will it slow down every time? अच्छा, ये कह रहा है कि सेकेंड हैंड जो है, ये मान लो हमारी घड़ी है और ये घड़ी का सेकेंड हैंड है, तो सेकेंड हैंड की लंबाई को यदि हम 24 बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? 24, तो सीधी सी बात ये भाई, लंबाई जितना बढ़ेगा उसका टाइम पीरियड उतना बढ़ेगा, लंबाई जितना घटेगा टाइम पीरियड उसका उतना घटेगा। ठीक है, टाइम पीरियड उसका उतना घटेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कितना आएगा इसका आंसर। तो सेकंड पेंडुलम कहते हैं और लोलक की लंबाई 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर से कितनी? 100 सेंटीमीटर होती है। तो टी पाई की यदि हम बात करें तो टी पाई इज इक्वल टू रूट एल अपॉन में जी, टी पाई इज इक्वल टू रूट एल अपॉन में जी। तो ये हमारा जो लगभग जो बन जाएगा वो 864 के बराबर बनेगा, लगभग 864 सेकेंड के बराबर बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 नंबर 29। एक कार विराम अवस्था से त्वरण 12 मीटर पर सेकंड के साथ चलना प्रारंभ करती है। समांतर पथ से एक बस 12 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चल रही है। कार को आराम से बस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी टाइम कैलकुलेट करना है हमें। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम। तो चलिए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कार विराम अवस्था, विराम अवस्था का मतलब यू कितना हो गया दोस्तों? 0। विराम अवस्था से त्वरण 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, एक विराम अवस्था से त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सीलेशन, एक्सीलेशन कितना दिया गया है? 12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर के साथ चलना प्रारंभ करता है। समांतर पथ पर एक बस 12 मीटर की पर सेकंड की एक समान चाल से चल रही है। तो कार को आरंभ से बस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कार को आरंभ से बस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो चलिए इस चीज को कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को दोस्तों। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। पहले हम यहां पर सबसे पहले यदि मैं देखूं तो कह रहा है कि अ बस इज ट्रेवलिंग इन अ पैरेलल पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको पता है कि ये जो बस है, बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो बस का डिस्टेंस जो हो जाएगा स्पीड इंटू में टाइम। इसकी स्पीड कितनी दी गई? 12, और इसका टाइम कितना दिया गया है? तो बोलेंगे टी। ठीक है, ये कितना है? इसके डिस्टेंस के बराबर। जितना डिस्टेंस अब बस ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस किसको ट्रेवल करना है? कार को ट्रेवल करना है। तो कार का हम डिस्टेंस निकाल देते हैं और दोनों को बराबर कर देंगे। तो कार का डिस्टेंस हो गया यू टी, तो हम लगाएंगे नहीं, तो यहां हो जाएगा हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहां पर हाफ कितना है? तो यहां पर देखो, हाफ हाफ ए की जगह पे कितना रखना है? 12, और फिर इधर रख देंगे टी का स्क्वायर। तो 2 से काटोगे तो 6, ये कितना हो गया? 6 टी का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? एस के बराबर। तो इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर दें, इसकी वैल्यू को हम यहां पर क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। तो जैसे मान लो कि यहां पर मैं उसकी वैल्यू को पुट कर दूं बस की, तो कितना हो जाएगा? एस की जगह पर मैंने लिख दिया 12 इंटू में टी इज इक्वल टू 6 टी का स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल, और 6 को डिवाइड करोगे तो 6 को डिवाइड करोगे तो 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 का मतलब कितना आ गया? 6 टू जा 12, तो ये 12 का मतलब ये 2 सेकेंड आ गया।
ये 1.2 गिवन है शायद। वन पॉइंट टू, देखते हैं, एक मिनट चेक करते हैं इसको। दिस इज द 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.2, 0.6, 1, हाँ ठीक है ठीक है, ये 1.2 गिवन होगा यहाँ पर, तभी आंसर आएगा, वरना तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगा लो पॉइंट, यहाँ पर भी लगा लो पॉइंट। ये है 1.2, कितना है 1.2, तो यहाँ भी लगा दिया पॉइंट, ये आ गया 0.6, कितना आ गया 0.6। अब ये 0.6 आ गया बच्चे, 0.6 आ गया, इसका मतलब 6 2 जा 12, लेकिन इसका जो पॉइंट है वो अभी भी नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। या आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर लो ना, सीधी सी बात है कि भाई 12 इंटू में t, सीधे से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये 12 इंटू में हमारे पास t आया, और इसके नीचे हम रख देंगे, कहाँ पर, इसके नीचे हम रख देंगे t इज इक्वल टू पॉइंट टी स्क्वायर। क्या रख देते हैं यहाँ पर, चलो 0.6 t का स्क्वायर, तो इस t से t कैंसिल हो गया। अब t इज इक्वल टू ये हो गया 12 और इसके नीचे आ गया 0.6, तो इस पॉइंट को हटा करके ऊपर लगा दोगे तो 0, 6 को डिवाइड करोगे 6 2 जा 12, इट मीन्स ये कितना हो गया 20। तो हमारा आ चुका है 20 सेकेंड जो है वो इसका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, बर्फ के दो खंडों को आपस में मिलाकर के दबाने से वे एक खंड क्यों बन जाते हैं? क्यों बन जाते हैं? तो क्योंकि दाब बढ़ने के साथ बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, या दाब बढ़ने के साथ बर्फ का गलनांक बढ़ता है, दाब बढ़ने के साथ बर्फ का गलनांक अपरिवर्तित रहता है, या अगला पॉइंट है हमारा कि बर्फ का गलनांक 0 होता है। तो कहने का मतलब है दाब बढ़ने के साथ बर्फ का गलनांक जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो उन दोनों के बीच में एयर आ जाती है। क्योंकि आपको पता है आइस इज द बेड कंडक्टर ऑफ, आइस जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का क्या है, ये बेड कंडक्टर है, और यदि ये हीट का बेड कंडक्टर है तो फिर आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से, उनके बीच में जैसे आप प्रेशर लगाते हो, दाब बढ़ाते हो, तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब बढ़ने के साथ साथ बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने के साथ साथ बर्फ का गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल इसके बाद इसके अगले सेशन की शुरुआत होगी और हम आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।